हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नित्या एग्जाम पॉइंटर। नित्या एग्जाम पॉइंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं, कुशल हैं, है ना? अच्छे से होंगे ऐसी आशा करते हैं हम। मस्त रहें, अच्छे से अध्ययन करें, मस्ती के साथ अध्ययन करें। तो आइए यहाँ भी मस्ती के साथ अध्ययन किया जाए। आज क्या आपको पढ़ना है? भौगोलिक चिंतन। भौगोलिक चिंतन जो भूगोल का एक महत्वपूर्ण विषय है, एक पार्ट है, समझिए आप। भूगोल का एक चिंतन नाम ही है, तो चिंतन से हमेशा जुड़ा ही रहता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन काफ़ी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि उसमें सब उलझ जाते हैं। तो इसीलिए ये हमने सोचा कि ये जो विचारधारा है, चिंतन है, इसको भी प्रारंभ किया जाए इसके साथ ही, जो अन्य क्लास चल रही हैं उसके साथ भी। तो आइए देखते हैं क्या है भौगोलिक चिंतन। भौगोलिक चिंतन में सर्वप्रथम यूनानी भूगोलवेत्ता जो हैं उनका विशेष योगदान है भूगोल के क्षेत्र में। भूगोल के क्षेत्र में, क्योंकि भूगोल के जो सभी मुख्य शाखाएं हैं, जो भूगोल की मुख्य शाखाएं हैं, उनको अच्छी प्रकार से स्थापित करने का जो श्रेय जाता है वो यूनानियों को ही जाता है। यूनानियों को ही जाता है, क्योंकि ये यूनानियों ने ही सर्वप्रथम भूगोल की सभी मुख्य शाखाओं का अच्छी प्रकार से विकास किया था। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। भूगोल जो है, प्राचीन यूनानी विद्वानों ने, मतलब प्राचीन यूनानी जो थे, ये विचारक थे या भूगोलवेत्ता जो थे, दार्शनिक थे, विकास करने के लिए, भौगोलिक विकास करने के लिए उन्होंने सर्वप्रथम 3 बिंदुओं का विश्लेषण किया था। एक है अन्वेषण, दूसरा है मानचित्रण। एक अन्वेषण, दूसरा मानचित्रण, और तीसरा हमारा है परिकल्पना का प्रयोग किया था। इसी आधार पर ही भूगोल को क्या किया था? परिष्कृत रूप में वर्णित किया था। ये बात ध्यान में रखिएगा। इसीलिए प्राचीन काल में यूनानी भूगोलवेत्ता जो थे, उनका अहम योगदान माना जाता है भूगोल के क्षेत्र में। तो आइए देखते हैं यूनानी भूगोलवेत्ता में कौन कौन से भूगोलवेत्ता, उन्होंने कौन कौन सा योगदान दिया भूगोल के क्षेत्र में। ये आपको अध्ययन करना है आज। यूनानी भूगोलवेत्ता एवं उनके योगदान। भौगोलिक चिंतन जो मुख्य टॉपिक है हमारा, भूगोल का एक टॉपिक है जियोग्राफिकल थॉट, पार्ट आप समझिए भूगोल का। नंबर 1 कहलाता है यूनानी में होमर महोदय का। होमर महोदय हमने भी बताया, ये जब आप पढ़ रहे थे ब्रह्मांड के बारे में, तभी कुछ ऐसे विद्वान थे, ऐसे दार्शनिक थे यूनान के, कि जिसकी चर्चा पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित या ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित, उसमें भी चर्चा की गई थी इन सब की। अब अभी जब इनकी चर्चा की जाएगी तो आप जान जाएंगे। प्राचीन काल में भूगोल संबंधी विचारधाराओं को प्रस्तुत करने का श्रेय, है ना, प्राचीन काल में भूगोल संबंधी विचारधाराओं को प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है? होमर महोदय को। सर्वप्रथम होमर महोदय ने ही क्या किया था? भूगोल संबंधी जो है विचारधारा प्रस्तुत किया था। ये बात ध्यान में रखिएगा। ये 900 ईसा पूर्व में, 900 ईसा पूर्व में इन्होंने 2 प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना की थी। एक इलियड और दूसरा ओडिसी। ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और पूछा भी जा सकता है, आप ध्यान रखिएगा। पुस्तक, इसीलिए मैंने ये टॉपिक लाया कि पुस्तक से संबंधित और पुस्तक की रचना करने वाले कहाँ से संबंधित हैं, ये बातें अक्सर पूछता है, मिलान में अक्सर पूछता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, इसीलिए ये टॉपिक हमने प्रारंभ किया। प्राचीन काल में भूगोल संबंधी विचारधाराओं को प्रस्तुत करने का सर्वप्रथम प्रयोग श्रेय किसे जाता है? होमर महोदय को। इनकी 2 प्रसिद्ध पुस्तक थी, आप चाहे नोट कर लीजिएगा, एक इलियड और एक ओडिसी। आप चाहे नोट कर लीजिएगा, इनके 2 महाकाव्य थे, है ना। 900 ईसा पूर्व में इन्होंने इलियड और ओडिसी की रचना की थी। इनके अनुसार पृथ्वी गोल है। हमने बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति या उससे संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे तो होमर महोदय या यूनान के जितने भी दार्शनिक या विद्वान, वैज्ञानिक, भूगोलवेत्ता जो कह सकते हैं आप, इनका नाम जरूर आता है। क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि भूगोल में अहम योगदान यूनानियों को है, या फिर थोड़ा बहुत योगदान भारतीयों का। उसके बाद जो अमेरिकन और अन्य जो आप देखते हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान के, इन सभी का योगदान बाद में आया। तो आगे देखिए, इनके अनुसार पृथ्वी गोल है जो चारों ओर से सागर या जल से घिरी हुई है। ये भी ध्यान रखिएगा, जो किससे घिरी हुई है? सागर से या जल से चारों ओर से
घिरी हुई है। इनका मानना था कि सूर्य समुद्र से निकलता है और उसी में क्या हो जाता है, पूर्व से निकलता है और पश्चिम में जाकर उसी समुद्र में अस्त हो जाता है। इनका ये मानना था। आगे देखिए, 4 दिशाओं से आने वाली पवनों का वर्णन इन्होंने किया था कि जो चारों दिशाओं से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से आने वाली जो हवाएं थी उसका भी वर्णन इन्होंने किया है। उत्तर से आने वाली बोरेस, जो तेज और ठंडी पवन, ठंडी वायु और तेज चलने वाली वायु है ना, उत्तर से। दक्षिण से नोट्स, ये आप नोट कर लीजिएगा, नोट्स का नोट है ना, नोट्स कभी आर्द्र एवं कभी प्रचंड रूप से चलने वाली वायु। अब पश्चिम की ओर से इन्होंने जो बताया था उसका नाम था जयफेरस। जयफेरस इसको इन्होंने बताया था, ये सुगंधित भी है, डरावनी भी है। प्रचंड तरीके से कभी कभी चलती है तो डरावनी हो जाती है, और जब शीतल या मंद तरीके से चलती है तो उसे नाम दिया था सुगंधित। सुगंधित बताया था। प्रचंड शक्तिशाली होने के नाते इन्होंने बताया था डरावनी हवा। अब पूर्व से हिवरस, ये ध्यान रखिएगा, पूर्व से जो हवा आने वाली थी वो मंद थी और उष्ण थी, गर्म थी। तो हमने होमर महोदय के द्वारा जो चलने वाली वायु थी चारों दिशाओं से वो आपको हमने बताया। एक उत्तर से चलने वाली बोरेस, और पश्चिम से चलने वाली जयफेरस, दक्षिण से चलने वाली नोर्स और पूर्व से चलने वाली हिवरस। ये 4 हवाओं का उल्लेख इन्होंने किया था। आगे चलिए, दूसरा नंबर आपका आता थेल्स महोदय का। थेल्स का भी नाम आया था उसमें, आप जानते भी हैं। 580 ईसा पूर्व में विश्व की उत्पत्ति एवं नक्षत्रों से संबंधित विषय में एक पुस्तक की रचना की थी। जो पुस्तक थी इनकी, विश्व की उत्पत्ति एवं नक्षत्रों के विषय में इन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी। इनका ये मानना था, जो हम पृथ्वी की उत्पत्ति आपको बता रहे थे, इनका ये मानना था थेल्स महोदय का कि पृथ्वी की उत्पत्ति जल से हुई है। जितने भी मतलब पृथ्वी पर निवास करने वाले जितने भी जीवधारी हैं उनकी भी उत्पत्ति जल से ही हुई है, और जाकर जल में कभी समय ऐसा आएगा कि उसी में विलीन हो जाएंगे। इनका ये मानना था कि जो उत्पत्ति हुई है जल से हुई है, विनाश भी किससे होगी, जल से ही। ये आपको हमने बताया था। आगे देखिए, यूनान के प्रथम दार्शनिक एवं यात्री, ये यूनान के प्रथम दार्शनिक भी थे और क्या थे, यात्री भी थे। इन्हें ज्यामिति का जनक कहा जाता है, ये भी हमने आपको बताया, पहले भी बता दिया है। पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी जब इनके बारे में बताया था, इन्हें ज्यामिति का जनक कहा जाता है। जो आप गणित में ज्यामिति पढ़ते हैं, पृथ्वी को मापने का सर्वप्रथम प्रयास गणितीय है ना, सर्वप्रथम प्रयास इन्होंने ही किया था। पृथ्वी को मापने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था, थेल्स महोदय ने। और इन्हें गणित भूगोल का संस्थापक एवं सूर्य ग्रहण की भविष्यवाणी करने वाला है ना, थेल्स महोदय को ही माना जाता है कि सूर्य ग्रहण की भविष्यवाणी सर्वप्रथम इन्होंने ही की थी। गणितीय भूगोल का संस्थापक भी इन्हें कहा जाता है। इनका ये मानना था कि पृथ्वी डिस्क के समान है, गोलाकार रूप में है, और वो जल पर तैरती है, और जल से ही उसकी उत्पत्ति हुई है, और उसी में जल में ही एक समय ऐसा आएगा जल में ही विलीन हो जाएगी, ये इन्होंने कहा था। तो इनकी आप नोट कर लीजिएगा, विश्व की उत्पत्ति एवं नक्षत्रों से संबंधित विषय में एक पुस्तक की रचना की थी। इनका मानना था कि पृथ्वी की उत्पत्ति जीवन मतलब जल से ही, जीवन की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति, ये सभी जल से ही माना था। ये प्रथम दार्शनिक एवं यात्री थे। इन्हें ज्यामिति का जनक कहा जाता है, गणितीय भूगोल का संस्थापक कहा जाता है, सूर्य ग्रहण की भविष्यकर्ता कहा जाता है। ये 3-4 बातें याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला नंबर आता है अनेक्जिमेंडर। ये थेल्स के शिष्य थे। अनेक्जिमेंडर थेल्स के शिष्य थे। बेबीलोन के एक यंत्र का उपयोग मतलब प्रयोग किया, या जिसे आप कह सकते हैं उसका बनाया उन्होंने। बेबीलोन का एक ऐसा यंत्र बनाया, यूनानी संसार में प्रयोग करने का श्रेय बेबीलोन का एक यंत्र, जो मतलब धूप घड़ी जिसे कह सकते हैं, सूर्य घड़ी कह सकते हैं, सूर्य के आधार पर या जो धूप था उसके आधार पर एक यंत्र बनाया था, जिसे क्या कहा जाता है, बेबीलोन का यंत्र।
नोमोन नाम दिया था उन्होंने, सूर्य या धूप घड़ी होती थी। इसकी सहायता से मध्याह्न निश्चित किया जाता था। मध्याह्न मतलब कब दोपहर होता है, ये निर्धारित किया था। कहाँ दोपहर होता है ये निर्धारित किया था। इसीलिए इन्हें श्रेय किसका दिया जाता? नोमोन का। ये ध्यान रखिएगा, नोमोन का श्रेय। देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति पदार्थों से हुई है। ये भी हमने आपको बताया था अनैक्सिमेंडर के बारे में। थेल्स के बाद इनका नंबर आया था, वो भी उत्पत्ति से संबंधित था, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित। उसमें हमने आपको बताया था इनका ये मानना था कि पृथ्वी की उत्पत्ति पदार्थों के संयोग से हुई है। ब्रह्मांड में छोटे छोटे पदार्थ थे, उनके मिलने से, एक होने से पृथ्वी और अन्य ग्रह इन सब का निर्माण हुआ था। इन्होंने सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र मापक पर बनाया था। ये आप ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। विश्व का मानचित्र निर्माणकर्ता, विश्व का सर्वप्रथम मानचित्र निर्माणकर्ता किसे माना जाता है? अनैक्सिमेंडर को। यही सब मुख्य मुख्य पॉइंट हैं और कुछ नहीं है, बहुत ही सरल आसान है। हिकैटियस, हिकैटियस का अगला नाम आता है, जिन्हें फादर ऑफ जियोग्राफी कहा जाता है, भूगोल का पितामह कहा जाता है। ये भी आप जानते होंगे, भूगोल का पिता। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? पेरियोडस। पेरियोडस इनकी पुस्तक का नाम था, जिसमें इन्होंने क्रमबद्ध तरीके से, है ना, भूगोल का वर्णन किया था इन्होंने। इसीलिए इन्हें भूगोल का पितामह कहा जाता है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रकाशित हुई थी इनकी पुस्तक, जो पेरियोडस था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में क्रमबद्ध तरीके से भूगोल का वर्णन किया था। इसमें भूमध्य सागर के द्वीपों एवं जल संधियों का वर्णन किया गया है। भूमध्य सागर एवं उसके द्वीपों, है ना, एवं जल संधियों का वर्णन किसमें किया गया है? पेरियोडस में। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? भूगोल का पितामह कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा। इन्होंने बताया था पृथ्वी चपटा एवं गोलाकार है, चपटी भी है और गोलाकार है, तस्तरी के समान इन्होंने बताया था। इनके समय में जो कैस्पियन सागर था उसको हिरकेनियंस के नाम से जाना जाता था। हिरकेनियंस, चाहे आप नोट कर लीजिएगा, जो कैस्पियन सागर था इनके काल में हिरकेनियंस के नाम से कैस्पियन सागर को जाना जाता था। एक खंड में यूरोप, दूसरे खंड में एशिया, इन्होंने महाद्वीपों को अलग किया था, स्थल खंडों को अलग किया था। एक खंड में यूरोप को, दूसरे खंड में एशिया को और तीसरे खंड में लीबिया, जिसे अफ्रीका कहा जाता है, इसका वर्णन किया था 3 खंडों के रूप में। पेरियोडस पुस्तक में इसका वर्णन किया था। इसीलिए इन्हें पितामह कहा जाता है। पितामह क्यों कहा जाता है? विश्व का प्रथम क्रमबद्ध तरीके से भूगोल का वर्णन पेरियोडस में किया गया है और भूमध्य सागर के द्वीपों, जल संधियों का वर्णन किया गया है और इसमें 3 स्थल खंडों की चर्चा की गई है या वर्णन किया गया है, यूरोप, एशिया और लीबिया अफ्रीका महाद्वीप, इसका वर्णन किया गया। इसीलिए इन्हें कहा जाता है भूगोल का पिता। ये भी ध्यान रखिएगा। एक आता इरेटास्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता, अभी आगे टॉपिक आएगा। 2 हैं, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। भूगोल का पितामह किसको कहा जाता है? हिकैटियस को। और भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इरेटास्थनीज को। ये ध्यान रखिएगा, इसी में कन्फ्यूजन होता है। अगला आता है हेरोडोटस। हेरोडोटस 484 से 425 ईसा पूर्व, 484 से 425 ईसा पूर्व, कहीं कहीं बुक में 485 से 425 ईसा पूर्व लिखा है। इतिहास का पिता इन्हें कहा जाता है क्योंकि ये हिस्टोरिकल जियोग्राफी की रचना की थी, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम डेल्टा की खोज की थी। डेल्टा की खोज, ये भी याद रखिएगा। एक महान अन्वेषक एवं यात्री थे। एक महान अन्वेषक, खोजकर्ता जिसे हम कह सकते हैं, रिसर्च, है ना, एवं यात्री। ऐतिहासिक भूगोल का वर्णन किया था इन्होंने, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इतिहासकार कहा जाता है, इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने 3 महाद्वीपों को विभाजित करने वाला प्रथम भूगोल वेत्ता कहा जाता है। इन्हें महाद्वीप को विभाजित करने वाला, जबकि हिकैटियस क्या थे? उन्होंने अपने पेरियोडस में क्या किया था? वर्णन किया था, जबकि इन्होंने विभाजित किया था। ये ध्यान रखिएगा। महाद्वीप, 3 महाद्वीपों को का वर्णन हिकैटियस ने किसमें किया? पेरियोडस में। और ये जो
हेरोडोटस हैं। हेरोडोटस ने 3 महाद्वीपों को विभाजित करने वाला प्रथम भूगोलवेत्ता माना गया। ये भी ध्यान रखिएगा, प्रथम भूगोलवेत्ता 3 महाद्वीपों को विभाजित करने वाला, एशिया, यूरोप और लीबिया अफ्रीका। लीबिया अफ्रीका में ही है। सूर्य पृथ्वी के ऊपर, इनका ये मानना था कि सूर्य जो है वो पृथ्वी के ऊपर आकाश में क्या करता है, पूर्व से पश्चिम दिशा में क्या करता है, आकाश में पृथ्वी के चारों ओर घूमता है ना। इन्होंने ये बताया था, सूर्य पृथ्वी के ऊपर चापाकार पथ पर पूर्व से पश्चिम आकाश में क्या करता है, परिक्रमा करता है। अफ्रीका के पश्चिमी तट पर जनजातियों का वर्णन भी इन्होंने किया है। जनजातियों का, जो अफ्रीका के पश्चिमी तट पर जनजात पाई जाती थी, कार्थेजवासी जनजात थी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर, इस जनजात का वर्णन इन्होंने किया है। किसका वर्णन किया है, कार्थेजवासी, जो क्या थे, गूंगा व्यापार करते थे, इसका वर्णन इन्होंने किया है। ये ध्यान रखिएगा। तापमान, वायु की गति एवं दिशा के संबंध में, है ना, दिशा में संबंध स्थापित किया। वायु की गति, तापमान एवं दिशा में संबंध स्थापित किया। ठंडे प्रदेश से वायु गर्म प्रदेश की ओर चलती है, ये भी इन्होंने बताया था। सर्वप्रथम इन्होंने बताया था कि जो वायु है, ठंडी वायु है, वो ठंडे प्रदेशों से गर्म, मतलब ठंडे क्षेत्रों से गर्म क्षेत्रों की ओर चलती है। ये भी ध्यान रखिएगा। कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर इन्होंने माना था। जो कैस्पियन सागर, हिकैटियस के काल में क्या माना जाता था, हिकैटियस के काल में जो कैस्पियन सागर था उसे हिरकेनियंस के नाम से जाना जाता था। और ये इनका मानना था कि जो कैस्पियन सागर है वो आंतरिक सागर और जो डेन्यूब नदी है वो विश्व की सबसे बड़ी नदी है, ऐसा इन्होंने बताया था। किसने बताया था, हेरोडोटस ने। ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो गए हमारे होमर, थेल्स, अनेक्जिमेंडर, हिकैटियस, हेरोडोटस, है ना। आगे देखिए, आगे नाम आता है प्लेटो का। निगनात्मक, ये आप पढ़े होंगे, राजनीति शास्त्र में है निगनात्मक। प्लेटो का राजनीति शास्त्र में, अरस्तु का, है ना, ये सभी दार्शनिक थे, इसलिए उसमें राजनीति शास्त्र में इनका विस्तृत व्याख्या किया गया है, इनके बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। इन्होंने क्या क्या लिखा, क्या किया, इसके बारे में निगनात्मक तर्क के आधार पर ये अक्सर पूछता है। प्लेटो का निगनात्मक और अरस्तु का अग्नात्मक, है ना, आगनात्मक। ये ध्यान रखिएगा, निगनात्मक और आगनात्मक, ये ध्यान रखिएगा। तो निगनात्मक तर्क के आधार पर इन्होंने ये प्रतिपादित किया था कि किसी तत्व का वास्तविक स्वरूप समझा जा सकता है। इसके आधार पर, निगनात्मक आधार पर इन्होंने ये बताया था, यह प्रतिपादित किया था या यह बताया था कि किसी भी तत्व का वास्तविक स्वरूप इसी के आधार पर समझा जा सकता है कि वास्तविक स्वरूप क्या है। इन्होंने पृथ्वी को गोलाकार या अंडाकार बताया था, है ना, पृथ्वी को अंडाकार या गोलाकार बताया था। पाइथागोरस की परिकल्पना के समर्थक भी थे, ये भी ध्यान रखिएगा। पाइथागोरस प्रमेय के समर्थक भी थे। जो प्रमेय आप गणित में पढ़ते हैं उसके जो हैं प्रमेय की, पाइथागोरस जो प्रमेय है पाइथागोरस की, तो इनकी जो परिकल्पना थी पाइथागोरस की, उसके समर्थक कौन थे, प्लेटो थे। प्लेटो का कार्यकाल 428 से 344 ईसा पूर्व, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आगे आपका आता है अरस्तु का नाम आता है। प्लेटो के बाद अरस्तु का नाम आता है। अरस्तु 384 से 322, ये भी हमने बता दिया था। सूर्य सिद्धांत क्या, इन्होंने पृथ्वी केंद्र में है, इन्होंने बताया था पृथ्वी केंद्र में है, सूर्य इसके चारों ओर अन्य ग्रह क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। किसने बताया था, अरस्तु ने बताया था। ये प्लेटो के शिष्य थे, अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे। अग्नात्मक पद्धति का प्रतिपादन किया, आग्नात्मक, ये ध्यान रखिएगा। इन्होंने पृथ्वी का आकार गोलाकार अथवा अंडाकार, इन्होंने सर्वप्रथम इन्होंने ही बताया था। पृथ्वी हमारी क्या है, अंडाकार है, पृथ्वी अंडाकार या गोलाकार आकृति में है, इन्होंने सर्वप्रथम बताया था, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए,
इनकी जो प्रसिद्ध ग्रंथ थी मीटरोलॉजिका है ना, यह क्या था, भौतिक भूगोल का विशद ज्ञान उपलब्ध था इसमें। इस पुस्तक में, इनकी जो पुस्तक थी मीटरोलॉजिका, वो भौतिक भूगोल का विशद ज्ञान उपलब्ध था इस पुस्तक में, ये भी ध्यान रखिएगा। पृथ्वी की परिधि की गणना इन्होंने सर्वप्रथम की थी 4 लाख स्टेडिया बताया था इन्होंने, 4 लाख स्टेडिया। एक स्टेडिया बराबर 0.16034 किलोमीटर, ये ध्यान रखिएगा। एक स्टेडिया बराबर 0.16034 किलोमीटर, ये अरस्तु महोदय ने बताया था। फिर उसके बाद इरेटास्थनीज महोदय आते हैं 276 से 194 ईसा पूर्व में, इनका अहम योगदान था। जैसे हिकैटियस का है, जियोग्राफिका नामक ग्रंथ की रचना की थी, है ना, जियोग्राफी, क्योंकि जियोग्राफी शब्द जो आप भूगोल का जो पढ़ते हैं वो 2 यूनानी शब्दों से मिलकर बना है, जियो धन ग्राफो से मिलकर बना है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफो का वर्णन करना होता है अर्थ जियोग्राफी। तो जियोग्राफिया नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, इरेटास्थनीज ने। सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था, भूगोल के लिए जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, भूगोल का जनक कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, इरेटास्थनीज ने किया था। पृथ्वी का वर्णन करना होता है जियोग्राफी का अर्थ, इन 2 यूनानी शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफोस, है ना। आगे देखिए, इन्हें वैज्ञानिक भूगोल का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि वैज्ञानिक एवं प्रमाणित तरीके से जियोग्राफिका का वर्णन किया था ग्रंथ का, और जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था सर्वप्रथम। विश्व को 5 जलवायु खंडों में विभाजित किया था, विश्व को 5 जलवायु खंडों में विभाजित किया था। 1 उपोष्ण, 2 शीतोष्ण, 2 शीत, है ना, 1 उष्ण, 2 शीतोष्ण और 1 शीत, 2 शीत, 1 उष्ण, 2 शीतोष्ण, 2 शीत, कुल 5, है ना, कुल मिलाकर कितने हो गए, 5 जलवायु खंड। 1 उष्ण, 2 शीतोष्ण और 2 शीत, ये ध्यान रखिएगा। उष्ण आप जानते हैं ना, जैसे पृथ्वी ये मान लीजिए है, कटिबंध के बारे में आपने पढ़ा भी है ना, ये हो गया पूरा उष्ण, ये हो गया उष्ण, इधर उपोष्ण और इधर शीत, ये ध्यान रखिएगा। इन्होंने 5 क्या बांटा था, जलवायु खंडों में, ये भी ध्यान रखिएगा। इनका अहम योगदान है इरेटास्थनीज महोदय का। इन्होंने पृथ्वी तल का मानव के निवास के रूप में अध्ययन को भूगोल का विषय वस्तु बताया। पृथ्वी तल का मानव के निवास के रूप में, है ना, भूगोल को बताया इन्होंने, भूगोल का विषय वस्तु बताया। वो क्या बताया कि पृथ्वी तल पर मानव के निवास के रूप में जो अध्ययन किया जाता है वो भूगोल का विषय वस्तु है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, भूगोल का पिता, भूगोल का जनक कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इरेटास्थनीज के समय तक भौगोलिक ज्ञान वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में हो गया था, अतः इन्हें वैज्ञानिक भूगोल का जनक कहा जाता। क्रमबद्ध तरीके से, मतलब किस पर आधारित था, वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित था, क्रमबद्ध तरीके से, है ना, वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित क्रमबद्ध तरीके से भूगोल विषय का वर्णन किया जा रहा था, इसीलिए इन्हें वैज्ञानिक भूगोल का जनक कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इरेटास्थनीज ने भूगोल के क्षेत्र में 3 प्रमुख योगदान दिए। प्रथम, पृथ्वी की परिधि का आकलन किया था, सर्वप्रथम पृथ्वी का आकलन, परिधि का आकलन किया था। दूसरा है निवास जगत का मानचित्रण किया था, जो निवास करने वाली जितनी भी जातियां हैं पृथ्वी पर उनका वर्णन किया था। तीसरा इनका है निवास जगत का विवरण करते हुए एक पुस्तक लेखन का कार्य किया था। ये 3 मुख्य कार्य हैं। पृथ्वी की परिधि की आकलन के लिए इरेटास्थनीज ने सीन के निकट, जो आसमान बांध है, इस समय आसमान है, आसमान बांध आप जानते भी होंगे, अफ्रीका के और
आसमान के निकट नील नदी में बने हुए एक टापू में एक गहरे कुएं को लिया था, है ना। जो साइने नामक नगर था, वहाँ पर एक कुआं था, उसको माना था मध्याह्न माना था इन्होंने। अब कैसे माना था, अब देखिएगा। इनका ये मानना था कि जब 21 या 22 जून को उस कुएं में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। जो साइने नामक नगर था, वहाँ पर एक कुआं था, उसी कुआं में 21 या 22 जून को उनका मानना था कि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। इसीलिए उसको आधार मानकर मध्याह्न निश्चित किया था, वैज्ञानिक तर्क के आधार पर जिसे कहते हैं। उसने दूसरा प्रेक्षण सिकंदरिया में, जहां एक लंबा खंभा, इस खंभे का स्तंभ नोमोन के समान पर इरेटास्थनीज ने अयनांत के समय छाया की लंबाई नापने का प्रयास किया था। सिकंदरिया में दूसरा इनका प्रेक्षण था। इस प्रकार इरेटास्थनीज ऊर्ध्वाधर स्तंभ और सूर्य की किरणों के बीच के कोण को नापने में समर्थ हुए। प्रेक्षण किए पहले, उसके बाद समर्थ हो गए, क्योंकि उस ऊर्ध्वाधर खंभ और सूर्य की किरणों के बीच में जो कोण का अंतर था उसको मापने का प्रयास किए और जिसमें सफल हुए। इनका जो अहम योगदान था, एक महत्वपूर्ण योगदान था दूसरा, विश्व मानचित्रण में, जिसमें उन्होंने उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम रेखा जाल का प्रयोग किया था। ये भी ध्यान रखिएगा, एक विश्व मानचित्र जिसमें उन्होंने उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम रेखा जाल का प्रयोग किया था। ये भी ध्यान रखिएगा। सिकंदरिया के देशांतर की जो दक्षिण में सियेन, जिसे हम साइने कह रहे हैं, तथा उत्तर में रोड्स होकर खींची गई थी, एक रेखा निर्धारित की थी इन्होंने, जिसका क्या नाम दिया था, प्रधान देशांतर रेखा माना था इन्होंने। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, भूगोल का जनक कहा जाता है। आगे देखिए, इन्होंने जलवायु को 5 खंडों में विभाजित किया था, वो भी हमने आपको बताया। एक उष्ण हो गया, 2 शीतोष्ण और 2 शीत, ये 5 जलवायु खंडों में विभाजित किया था, ये भी हमने आपको बताया। इन्होंने जलवायु को 5 खंडों में बांटा था। इसके बाद इन्हें क्या कहा जाता है, भूगोल का जनक कहा जाता है। भूगणित का पिता भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। फादर ऑफ जियोडेसी, भूगणित का पिता कहा जाता है, जियोडेसी जिसे कहते हैं। अगला आता है आपका नंबर हिप्पारकस का, 150 ईसा पूर्व। हिप्पारकस ये खगोल शास्त्री थे। इन्होंने सर्वप्रथम अक्षांशों के आधार पर विश्व को क्लाइमेटा में विभाजित किया था, है ना। अक्षांशों के आधार पर जलवायु में विभाजित किया था। जैसे इरेटास्थनीज ने 5 जलवायु खंडों में विभाजित किया था, इन्होंने अक्षांश वृत्तों के आधार पर क्लाइमेटा में विभाजित किया था। क्लाइमेटा में जलवायु होता है, जलवायु निर्धारित किया था। ये प्रथम विद्वान थे जिन्होंने बताया था भूमध्य रेखा एक क्या है, भूमध्य रेखा एक बृहद वृत्त है। उसके बाद अन्य जो अक्षांश वृत्त हैं वो ध्रुवों तक धीरे धीरे जाते जाते उनकी लंबाई कम हो जाती है, इन्होंने सर्वप्रथम बताया था। और इन्होंने सर्वप्रथम वृत्त को 360 अंशों में विभाजित किया था। ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है या महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे आप नोट कर सकते हैं। हिप्पारकस का ये खगोल शास्त्री थे। इन्होंने सर्वप्रथम अक्षांशों के आधार पर विश्व को क्लाइमेटा में विभाजित किया था, जलवायु में विभाजित किया था। ये प्रथम विद्वान थे, यूनान के प्रथम विद्वान थे या विश्व के प्रथम विद्वान थे, ऐसा आप कह लीजिए, जिन्होंने वृत्त को 360 अंशों में विभाजित किया था। और ये भी बताया था कि जो भूमध्य रेखा है वो बृहद वृत्त है, सबसे बड़ा वृत्त है। उसके बाद जो अन्य अक्षांश वृत्त हैं वो ध्रुवों तक जाते जाते छोटे हो जाते हैं, उनकी लंबाई घट जाती है, ध्रुवों तक जाते जाते उनकी लंबाई घटने लगती है। ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसने बताया था ये पूछ लेता है। वृत्त को सर्वप्रथम 360 अंशों में किसने विभाजित किया था ये भी पूछ लेता है, आप ध्यान रखिएगा। अक्षांश के आधार पर विश्व को क्लाइमेटा में किसने विभाजित किया था ये भी पूछा गया प्रश्न है, ये भी ध्यान रखिएगा। बृहद विषुवत रेखा को बृहद वृत्त सर्वप्रथम किसने बताया था, तो सर्वप्रथम किसने बताया था, हिप्पारकस ने, ये भी ध्यान रखिएगा। और ध्रुवों तक जाते जाते ये अन्य अक्षांश वृत्त हैं उनकी लंबाई घटने लगती है, ये भी ध्यान रखिएगा।
तो ये थे हिप्पारकस, जिनका अहम योगदान था। अक्षांश वृत्तों की लंबाई ध्रुवों की ओर क्या होती है, घटती जाती है, ऐसा इन्होंने बताया था, ये ध्यान रखिएगा। आगे आपका आता है पैसिडोनियस। पैसिडोनियस 135 से 50 ईसा पूर्व तक ये भौतिक भूगोलवेत्ता थे। भौतिक भूगोलवेत्ता, कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कौन से खगोल शास्त्री थे, कौन से भूगोलवेत्ता थे, हैं भौतिक भूगोलवेत्ता थे। कौन भूगोल के जनक हैं, कौन भूगोल के पिता हैं, ऐसा करके बहुत से प्रश्न बनते हैं। इन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी, द ओशियन की रचना की थी। पृथ्वी की परिधि की माप की थी इन्होंने। वैसे पृथ्वी की परिधि की माप तो अरस्तु भी किए, इरेटास्थनीज ने भी किया, इसके बाद इन्होंने भी किया था, किसने, पैसिडोनियस ने भी किया था। पैसिडोनियस भी ने किया था। इन्होंने ज्वार भाटा की खोज भी की थी, ज्वार भाटा की खोज की थी। इन्होंने ये भी बताया था, शुद्ध तर्कों के आधार पर यह सिद्ध किया था, मतलब वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर यह सिद्ध किया था कि पृथ्वी पर सबसे अधिक गर्मी कहाँ प्राप्त होती है, विषुवत रेखा पर ना होकर कर्क और मकर रेखा वाले क्षेत्रों पर होती है सबसे अधिक गर्मी। इन्होंने वैज्ञानिक तर्क के आधार पर यह सिद्ध किया था सर्वप्रथम इन्होंने ही, कि विषुवत रेखा पर नहीं, कर्क और मकर वृत्तों पर। ये ध्यान रखिएगा, कर्क और मकर वृत्तों पर सबसे अधिक गर्मी मिलती है, ये ध्यान रखिएगा। इनकी पुस्तक का नाम है द ओशियन, ध्यान रखिएगा, आप चाहे नोट कर लीजिए। ये थे हमारे यूनान के भूगोलवेत्ता, जिसे दार्शनिक भी कह सकते हैं, वैज्ञानिक भी कह सकते हैं, खगोल की भी कह सकते हैं, खगोल शास्त्री कह सकते हैं, है ना, भौतिक भूगोलवेत्ता भी कह सकते हैं कि कोई भूगोलवेत्ता हैं तो कोई दार्शनिक हैं, कोई खगोल शास्त्री हैं, ठीक है ना। तो ये हो गए हमारे यूनानी भूगोलवेत्ता और उनका क्या योगदान था, उनकी प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी थीं, ये हमने आपको बताया। आगे आपको जो पढ़ना रहेगा वो है रोमन भूगोलवेत्ता के बारे में। किसके बारे में, रोमन भूगोलवेत्ता के बारे में। तो इसमें आपको जो हमने बताया, जो मुख्य मुख्य पॉइंट हैं, मुख्य मुख्य बिंदु हैं, उसको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वही ज़्यादातर पूछता है। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में रोमन भूगोलवेत्ताओं के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।